और दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम इवैल्यूएशन ऑफ मनी मार्केट इन पाकिस्तान के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनी मार्केट किस तरीके से पाकिस्तान में वजूद में आई और कब आई, इससे पहले, और उसके अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं और आज कौन सी सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, उसको कंपेयर करेंगे कि पहले कौन सी सिक्योरिटीज ट्रेड होती थी मनी मार्केट के अंदर। ठीक है, so let's start this video. So before 1991 there were two government securities, T-bills and GTDRs. ठीक है, so T-bills यानी ट्रेजरी बिल्स जो कि अभी भी कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हर कंट्री के अंदर ये T-bills कॉमनली यूज़ होते हैं। फिर दूसरे आपके पास है ग्लोबल ट्रेजरी डिपॉजिट रिसिप्ट्स। अब ये जो हैं ये भी T-bills की तरह होते थे लेकिन थोड़े मुख्तलिफ होते थे। ठीक है, इनके अंदर जो है आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर जो है ज़्यादा ट्रेड करता था एज़ कम्पेयर टू द बैंकिंग सेक्टर। Now both of them were the zero coupon bonds and issued at a discount rate। ये पहले की बात है, अब की बात नहीं है। पहले 1991 से पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि 1990 और 1989 इस तरह की तारीख की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, so both of them were the zero coupon bonds। अब जीरो कूपन बॉन्ड्स वो होते हैं जहाँ पे जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता। ठीक है, जिसके ऊपर कोई डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा हुआ होता। बेसिकली अगर आपको पता नहीं बॉन्ड्स क्या होते हैं, सो बॉन्ड्स ये होता है कि एक तरीके का एक तरह की सिक्योरिटी होती है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। बेसिकली डेट सिक्योरिटी होती है, इसके थ्रू जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती है और यहाँ पे इसके ऊपर एक परसेंटेज होती है, इंटरेस्ट रेट होता है और उस इंटरेस्ट रेट पे आपको मंथली, सेमी एनुअली या एनुअली आपको कुछ प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, सो ये आपका बॉन्ड होता है। सो अब ये बॉन्ड जो है जो जीरो कूपन बॉन्ड है, उस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है बिकते हैं और फिर आगे इनकी जो रीसेल वैल्यू होती है वो ज़्यादा, मतलब अगर जब ये मैच्योर होते हैं तो मैच्योरिटी पे आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर एक बॉन्ड की 100 रुपये फेस वैल्यू है और तो वो आपको मिलेगा 80 रुपीज़ में। ठीक है, और जब आप उसकी जो मैच्योरिटी आएगी उसका मतलब कि जब जिस बंदे से आपने बॉन्ड खरीदा है, जिस बैंक से आपने बॉन्ड खरीदा है, वो बैंक आपसे फिर से बॉन्ड लेकर आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापसी कर देगा। ठीक है, सो ये बेसिकली इस तरीके से बॉन्ड काम कर रहे होते हैं। तो वो क्या करेगा कि आपको उसकी जो फेस वैल्यू वो फेस वैल्यू वापस करेगा। ठीक है, सो ये होता है जैसे 90 रुपीज़ का आपने लिया, 100 रुपीज़ का उसने आपसे वापसी ले लिया। ठीक है, ऑन मैच्योरिटी। सो बेसिकली इस तरह के बॉन्ड होते थे, T-bills होते थे जो कि जीरो कूपन पे इशू किए जाते थे एंड इशूड एट डिस्काउंटेड रेट, फॉर एग्जांपल लेस देन टू इट्स फेस वैल्यू। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं। सो T-bill हैड अ यील्ड अबाउट 6% विद मेच्योरिटी ऑफ 6 मंथ। ठीक है, अब अगर हम इनकी ये पहला तो ये जीरो कूपन थे, अब ये 6% ये नहीं है कि 6% ये इंटरेस्ट रेट नहीं है। ठीक है, ये 6% ये यील्ड है उसकी, यानी कि अगर आप खरीदोगे तो 6% आपको सस्ता मिलेगा। ठीक है, उसकी फेस वैल्यू से, और जब आप बेचोगे तो आपको 6% आपको मुनाफा होगा बेचने पर या उसकी मैच्योरिटी पर। ठीक है, सो ये यील्ड, हम यहाँ पे जो यील्ड की बात हो रही है वो इस यील्ड की बात हो रही है। ठीक है, सो विद द मैच्योरिटी ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ की इसकी होती थी मैच्योरिटी, 6 मंथ का टेन्योर होता था। टेन्योर यानी कि पीरियड होता था, उस पीरियड के बाद उसकी मैच्योरिटी आ जाती थी, यानी कि वो बॉन्ड बैंक सबसे वापसी ले लेते थे और उसकी अगेंस्ट आपको फेस वैल्यू दे देते थे और उस फेस वैल्यू पे आपका 6% प्रॉफिट होता था। सो ये थे आपके ट्रेडिशनल T-bills पाकिस्तान के अंदर जो चलते थे 1991 से पहले। फिर आते हैं while GTDRs were issued for 3, 6, 9 and 12 month। ठीक है, ये जो थे ये इनका टेन्योर थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी थी इनकी टेन्योर की। ठीक है, ये 3 मंथ्स के भी आते थे, 6 मंथ के भी होते थे, 9 मंथ्स के भी होते थे और 12 मंथ्स के भी होते थे मैच्योरिटी के वाले। ठीक है, विद द रेट ऑफ 8, 9, 10 एंड 12%। और इनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट था कितना होता था, 8% होता था, 9% होता था, 10% होता था और 12% होता था। Back then, only non-banking financial institutions were allowed to take trade in them, while banks were limited to T-bills only। अब क्या होता था 1991 से पहले की बात कर रहे हैं, तो 1991 से पहले जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते थे उनको अलाउड नहीं होता था कि वो इन सिक्योरिटीज़ के अंदर ट्रेड करें। ठीक है, वो सिर्फ T-bill तक ही लिमिटेड थे, वो T-bill खरीद सकते थे और T-bill को सेल कर सकते थे मैच्योरिटी पे। ठीक है, और जबकि जो ये GTDRs हैं ये आपकी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर होता था, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते थे, ये उसमें ट्रेड लेते थे। So banks being limited to T-bills had to suffer from losses because the rates on these securities were fixed as they were issued on a tab basis, which means
that you could buy as many securities at 6% with the state bank. अब ये जो है सिस्टम पहले का जो आपकी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह था, ठीक है, क्योंकि उनको उनके पास और वो एक्सेस कैश का क्या करते हैं वो लोग। जाहिर सी बात है, अगर कोई नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उसके पास एक्सेस कैश, एक्सेस लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो वो जो है उसको इन्वेस्ट करके अच्छे खासे 10 to 12% तक पैसे बना सकता है, ठीक है। जबकि बैंक्स जो है वो सिर्फ लिमिटेड थे टी बिल्स तक, जो कि जितने भी वो परचेज करें उनको एट द एंड पर टी बिल 6% पे ही रिटर्न मिलना है, ठीक है। सो ये जो बैंक के लिए काफ़ी नुकसानदेह था, और बैंक की जाहिर सी बात है बैंक्स के पास भी कभी एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ होता है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी होती है, तो उस लिक्विडिटी को वो यूटिलाइज नहीं कर सकते थे, यानी उससे मज़ीद कैश जनरेट नहीं कर पाते थे। अब ये लिक्विडिटी क्यों, अच्छा बेसिकली होता क्या है कि दो तरह की रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि बैंक को मेंटेन करके रखनी होती है। एक होती है आपकी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट और दूसरी होती है स्पेशल रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसमें लाजमी है एक बैंक के ऊपर कि वो बैंक जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश स्टेट बैंक के साथ मेंटेन करके रखे। वो कैश जो उस बैंक का होता है और उनके डिपॉजिटर्स का होता है, बैंक के जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनका होता है, तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश उनको लाजमन मेंटेन करके रखना है अपने पास, ठीक है। ये बेसिकली बैंक्स को डिफ़ॉल्ट होने से बचाता है और लोगों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये रिजर्व रिक्वायरमेंट होते हैं। और दूसरा होता है स्पेशल रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब इनमें जो है बैंक के पास जो नियर टू लिक्विड एसेट है उस एसेट में उनके पास कुछ अमाउंट होनी चाहिए, यानी कि टी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ठीक है। तो इस तरह की जो कि हाईली लिक्विड एसेट्स हैं, हाईली लिक्विड एसेट, तो उस फॉर्म में उनके पास रिजर्व होना चाहिए, ठीक है। एक ये और दूसरा कैश रिजर्व, बिल्कुल कैश होना चाहिए उनके पास। तो जब वो उनका जो स्पेशल रिजर्व रिक्वायरमेंट और कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट दोनों फुलफिल हो जाते थे, तो उसके बाद जो उनके पास कैश एक्स्ट्रा पड़ा हुआ होता था वो तो उनको उसको बेनिफिट नहीं होता था बैंक को, ठीक है। जबकि जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो पैसे बना रहे थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये बैंक्स के लिए काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक या सेटबैक हम जिसको कहेंगे, लिमिटेशन जो है वो साबित हो रहा था टी बिल्स, ठीक है। पुराने ज़माने के टी बिल्स 1991 के पहले वाले, ठीक है। सो टैप बेसिस का मैंने आपको बताया कि जितने खरीदे उनको मिलना 6% ही रिटर्न है, ठीक है। दिस सिस्टम वॉज हैम्परिंग द मार्केट एज द डिपॉजिट रेट रेंजिंग इन द विन सिटी कहते हैं आसपास, ठीक है, आसपास को विन सिटी, इन द विन सिटी of 8 to 13%, and the bank could only get 6% from T-bills, and this lead to no incentive if the bank chooses to hold security in excess of their reserve requirement, ठीक है। अगर स्पेशल रिजर्व रिक्वायरमेंट से अबव अगर वो रखती है सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी पे 6% रिटर्न मिल रहा है, जबकि आगे जो डिपॉजिटर है उसको देना पड़ रहा है 8 to 13%, यानी कि अगर आप जाते हो बैंक के पास पैसे रखवा तो बैंक आपको देगी 8 to 13%। और अगर आपके पैसों से बैंक जो है अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया उसने, स्पेशल रिजर्व रिक्वायरमेंट को, उसके मजीद जो है टी बिल खरीदती है, तो बैंक को मिल रहा है 6%, तो बैंक को मिल कम रहा है और डिपॉजिटर के पास दे ज़्यादा रही है बैंक। तो इससे क्या है कि बैंक को ओवरऑल नुकसान होता था, ठीक है। अगर वो उससे मजीद अपने रिजर्व की फुलफिल हो गई, रिजर्व तो एक दफ़ा फुलफिल हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट सेटल हो गई, तो मतलब उस तक मामला जो है चले, लेकिन उसकी मजीद अगर वो ख़रीदती है तो उसको लॉस है, ठीक है, क्योंकि फिर उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा बैंक को। So also with fixed rate tap system, the state bank couldn't control the level of borrowings. अब दूसरा मसला जो है स्टेट बैंक को आ रहा था, स्टेट बैंक को ये मसला आ रहा था। अब जैसे क्या है कि स्टेट बैंक जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, तो वो इस्तेमाल करते हुए अपनी सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है स्टेट बैंक, ठीक है। लेकिन अब चूंकि वो यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रेट फिक्स थे, हर चीज़ फिक्स थी, तो वो मनी सप्लाई को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। तो सो OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन वहाँ एग्जिस्ट नहीं करते थे 1991 से पहले। सो इन 1991 द स्टेट बैंक इन द कोलैबोरेशन विद IMF इंस्टीट्यूट रिफॉर्म्स, ठीक है। अब कुछ 1991 के बाद कुछ रिफॉर्म्स आए, कुछ तब्दीलियाँ हुई, और ये इस तब्दीलियाँ को अचीव करने के लिए उन लोगों ने IMF से कोलैबोरेट किया या उसकी हेल्प ली, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि IMF की हेल्प ली। सो ड्यू टू दीज रिफॉर्म सिक्योरिटीज आर नाउ इश्यूड ऑन एन ऑक्शन बेसिस। अब क्या होता है कि अब 1991 के बाद ऑक्शन बेसिस पे ये आना शुरू हो गया, यानी कि सिक्योरिटी आती थी और उनके टेन्योर्स भी आ गए टी बिल्स के, जिस तरीके से
GDTRS के जो टेन्योर्स आते थे, इसी तरीके से टी बिल के भी टेन्योर आना शुरू हो गए, 3 मंथ्स का, फिर 6 मंथ का, 9 मंथ और 12 मंथ का, ठीक है। सो इस रेंज के टी बिल्स आने शुरू हो गए। और दूसरी सिक्योरिटी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के नाम से इंट्रोड्यूस हुई, जिसके जो कि लॉन्ग टर्म एक तरीके से सिक्योरिटी थी, ठीक है, जिसका जो मिनिमम मैच्योरिटी थी वो 3 ईयर्स की थी, 3 ईयर्स, 8 ईयर्स, 12 ईयर्स, इस तरह करके वो इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, मार्केट में, मनी मार्केट में। अच्छा, पहला दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या अब आपको पता होगा कि ऑक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑक्शन में कोई भी चीज़ मतलब कोई भी चीज़ का ऑक्शन होता है और उस ऑक्शन पे लोग जो है अपनी बोल लगाते हैं, बोलियां लगाते हैं कि भाई मैं इतने में ख़रीदूँगा, और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफर करता है उस चीज़ की, उसको चीज़ मिल जाती है, ठीक है। फिल्मों में देखा होगा, सबने देखा है। तो इस ऑक्शन का भी ये इसमें जो टी बिल्स का ऑक्शन है वो भी सिमिलर ये जो सबसे ज़्यादा कम। अच्छा, अब क्या है कि ये जो अब जो है इस पर रेट ऑफ रिटर्न भी आ गए, ठीक है। तो जो सबसे कम रेट बोलता है उस रेट पे वो स्टेट बैंक जो है वो इशू कर लेता है आपकी टी बिल्स, ठीक है। अब रेट्स जो हैं वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। जो सबसे कम बोलता है कि भाई मैं जो है लेट्स सपोज एक टी बिल आ रहा है, ठीक है, और टी बिल के थ्रू जो गवर्नमेंट ने सोचा है कि भाई हम 500 मिलियन रेज करेंगे, ठीक है, 500 मिलियन लेंगे लोगों से। अब जो बंदा बोलेगा कि भाई मैं एक ने बोला कि भाई मैं 12% पे आपको 500 बिलियन दूंगा, एक ने बोला भाई मैं 10% पे दूंगा, तो किसको बेचेगी? जो 10% पे दे रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको जो रिटर्न यानी उसको जो इंटरेस्ट की पेमेंट कम करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू दैट पर्सन हु इज़ ऑफरिंग 12%, राइट। सो इस तरीके से इस ऑक्शन बेसिस के ऊपर ये मिलना शुरू हो गए, ठीक है। अब इसके बाद जो है काफ़ी और मज़ीद रिफॉर्म्स भी आए हैं। इसके थ्रू OMO की मार्केट भी शुरू हुई, ठीक है। वहाँ पे मॉप अप और लिक्विडिटी करते हुए स्टेट बैंक जो है वो मनी सप्लाई को स्टेट बैंक के पास मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के इख्तियारात आ गए, ठीक है। Now, in this, State Bank announces that an auction is taking place and the government is trying to raise this much amount of money from the auction. The institution then submit bids, ठीक है, इसको हम bids कहते हैं, जो बोलियां लगाते हैं ना, bids देते हैं, bids और ऑफर, ठीक है। ऑफर यानी कि जब एक सेलर बोलता है कि मैं इस प्राइस पे सेल करूंगा, दैट इज ऑफर। जब एक बायर बोलेगा कि मैं इस प्राइस पे मैं बाय करूंगा, वो होती है बिड, ठीक है। स्प्रेड इन दोनों का डिफरेंस होता है। So, to raise this amount of money from the auction, the institution then submit bids to the state banks and the state bank announces a cut-off rate, ठीक है। cut-off rate यानी कि वही जो रेट ऑफर, जो रेट वो बोलता है कि भाई जो बिड पे या जो रेट पे जो है वो स्टेट बैंक इशू करता है, वो कट-ऑफ रेट होता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 10% पे उसने बोला कि भाई हम 10% जो है वो बोली लगा रहा हूँ, 10% पे मैं आपके 500 मिलियन आपको लैंड करूँगा टी बिल्स के थ्रू, ठीक है। सो 5% इज द 10% इज द कट ऑफ रेट, ठीक है। कट ऑफ रेट विच इज़ द हाइएस्ट रिटर्न इट हैज़ हैड टू ऑफर टू द बोरोवर मनी, ठीक है। नाउ तो ये आई थिंक आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये जो लिखा हुआ है इस पर, ठीक है, कि किस तरीके से ऑक्शन होते हैं और किस तरीके से जो है स्टेट बैंक। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बतानी थी कि स्टेट बैंक के पास राइट है कि वो कॉल ऑफ कर ले, रिजेक्ट कर ले ऑक्शन को, ठीक है। यानी कि ऑक्शन हुआ, लोगों ने बिड लगाई, स्टेट बैंक को पसंद नहीं आई बिड, तो वो जो है कॉल ऑफ कर लेगी, उस ऑक्शन को रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई ऑक्शन रिजेक्ट हो गया, फिर क्या होता है कि फिर नेक्स्ट वीक जो है दूसरा ऑक्शन होगा, ठीक है। नाउ in 1996, T-bills were replaced by short-term federal bonds, and this happened because this was primarily due to the way T-bills were reported on the books of the government, since they were issued at a discount while recorded at the face value. The state bank got a less amount of that than was shown on its book, ठीक है। अब एक सिचुएशन ये भी हुई, एक इशू ये भी आया कि क्या होता था कि टी-बिल्स का गवर्नमेंट की बुक्स में रिकॉर्ड होना और उसमें स्टेट बैंक की बुक्स पे रिकॉर्ड होने से उनके रेट में थोड़ा डिफर आ जाता, मतलब थोड़ा डिफरेंस आ जाता था, चूँकि क्या होता था कि वो डिस्काउंटेड रेट पे इशू होता था, जबकि जो वो लोग जो है उसकी फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते थे, तो इससे क्या है कि स्टेट बैंक पे जो है डेट थोड़ा बढ़ जाता था, ठीक है। बहरहाल ये वाला पार्ट इतना मज़ीद इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद एक और इवेंट हुआ, लेकिन ये जो दूसरी सिक्योरिटी इसकी जगह पे इशू की गई वो भी फेल हो गई, ठीक है। वो वाली सिक्योरिटी कौन सी थी? फेडरल बॉन्ड्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म फेडरल बॉन्ड्स, ठीक है। ये सिक्योरिटी ये फेल हो गई और फिर टी बिल वापस आ गए थे,
ठीक है। सो यहाँ पे टी बिल की कहानी होती है ख़त्म, और मनी मार्केट की यहाँ से फिर आगे ऑनवर्ड्स कोई भी जो मेजर माइलस्टोन नहीं हुआ, ठीक है, जो कि जिसको हम जो है हिस्ट्री में रिकॉर्ड करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।